नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में, जहां पे हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है, कौन कौन से इसके वेरियस टाइप हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसे कंट्रोल करने में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है और हम कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स जैसे कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में भी समझेंगे। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि ये इन्फ्लेशन टॉपिक हमारे यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बात की जाए लास्ट 10 सालों की, तो 10 सालों में लगभग 13 बार यूपीएससी ने आपसे इन्फ्लेशन टॉपिक के बारे में पूछा है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं और मैं आशा ये करता हूं कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है इसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछी गई है और इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो ये एक अप्लाइड कॉन्सेप्ट है आपके इन्फ्लेशन का, जहां पे आपको यह बताना है कि जो लोग पैसा उधार लेते हैं इन्फ्लेशन का इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ के साथ जो लोग किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट रहेगा। तो ये एक तरह का अप्लाइड क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। बात की जाए चौथे क्वेश्चन की, तो यहां पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेशन से जोड़ा गया है और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyias.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में, जिसमें यह बताया गया कि जो आपकी रिटेल इन्फ्लेशन है वो लगातार दूसरे महीने एक बार फिर से बढ़ी है। अब यहाँ पे जो आपके रूरल एरिया है वहां पे ये इन्फ्लेशन कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। उसके अलावा अगर बात की जाए वेजिटेबल की, तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन रेट प्रीवियस मंथ से ज्यादा देखने को मिला है। अब इस न्यूज को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तभी हम रिटेल इन्फ्लेशन को समझ पाएंगे। देखिए, बात की जाए इन्फ्लेशन की, तो यहां पे जो आपकी कोई कमोडिटी है उसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले आप 100 रुपए में 5 किलो गेहूं लाते थे। अगली बार आप 1 महीने बाद दुकान पर जाते हैं और आप फिर से दुकानदार को 100 रुपए पकड़ाते हैं, लेकिन इस बार दुकानदार आपको 5 की बजाय 4 किलो ही गेहूं देता है। तो इसका मतलब जो पहले गेहूं का रेट 20 रुपए प्रति किलो था, अब वो बढ़कर 25 रुपए हो चुका है। तो यहां पे जो ये 5 रुपए इंक्रीज दिख रहा है, यही है आपका इन्फ्लेशन। अब यहां पे आपको एक चीज जो समझनी है वो ये है कि जो आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं घट जाती है इन्फ्लेशन के कारण। मतलब पहले आप 100 रुपए में 5 किलो गेहूं ला रहे थे, अब आप 100 रुपए में ही 4 किलो गेहूं ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि पहले के मुकाबले अब आप कम प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। आइए अब समझते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। मान लीजिए आप किसी इकोनॉमी में जब टोटल इन्फ्लेशन काउंट करते हैं तो उसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसमें हम सभी तरह की कमोडिटी को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फूड हो, फ्यूल हो या अदर कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। मतलब यहां पे हम पूरी इकोनॉमी में किस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है उसको काउंट करते हैं। उसके अलावा एक और तरीका होता है इन्फ्लेशन काउंट करने का इकोनॉमी में, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। अब अमूमन आप देखेंगे कि जो फ्यूल प्राइस हैं या फूड प्राइस हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं और इसके कारण जो आपकी करेक्ट इमेज है इन्फ्लेशन की वो आपको नहीं मिल पाती।
मतलब जो आपकी प्रोजेक्शन है वो कहीं ना कहीं उतनी सटीक नहीं होती बिकॉज ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। तो इसी वजह से जब आप फूड और फ्यूल के प्राइसेस को अलग कर देते हैं, मतलब कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में से अगर मैं फूड और फ्यूल के प्राइसेस माइनस कर दूंगा तो तब आ जाती है मेरी कोर इन्फ्लेशन। हालांकि इस तरह की इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए अभी तक हम कोई भी इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि किस तरह से आपकी इकॉनमी में रेट के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को देखते हैं। बात की जाए, हम 4 तरह के इन्फ्लेशन को रेट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्रीपिंग, जहां पे जो आपकी इन्फ्लेशन है वो लगभग 3% से कम रहेगी, मतलब ये बहुत स्लो टाइप की इन्फ्लेशन रहेगी। ये आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद बात की जाए, अगली है वॉकिंग इन्फ्लेशन। यहां पे जो आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 3 से 10% के बीच में रहेगा। यहां पे ये एक वार्निंग सिग्नल है आपकी इकोनॉमी के लिए कि आने वाले समय में अगर ये इन्फ्लेशन इस तरह से ही बढ़ती रही तो इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है। उसके बाद बात की जाए रनिंग इन्फ्लेशन की, तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं 10 से 20% के बीच में रहेगा और यहां पे ये नेगेटिव इंपैक्ट करने लग जाता है आपकी इकोनॉमी को। बात की जाए हाइपर इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन या रन अवे इन्फ्लेशन की, यहां पे जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो 20% से ज्यादा रहेगा और ये 1000% तक या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा वेनेजुएला का, जहां पर रिसेंट टाइम में 99-100% इन्फ्लेशन चल रहा था। उसके अलावा जिम्बाब्वे, सूडान, यहां पे भी आपको हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। अब यहां पे ये आपकी इकोनॉमी की दुर्दशा को दर्शाता है, मतलब आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं अब टोटली कोलैप्स करने की कगार पर ही है। आइए अब बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बेस्ड ऑन कॉजेज। सबसे पहली इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए यहां पे आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, लेकिन इसके पीछे कारण यह होता है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर गई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी मार्केट में टमाटर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और मेरे पास बहुत सा टमाटर पड़ा है मेरे गोडाउन में। अब मैं इसे मार्केट में ना लाकर इस प्राइस को और ऊंचा उठाने की कोशिश करूं तो इस तरह का मेथड भी आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आता है। उसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के, बट यहां पे आपको याद ये रखना है इन केसेस में जो आपकी इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, यानी चाहे आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो या लेबर्स के वेजेस इंक्रीज हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहां पे जो इन्फ्लेशन है इसका बढ़ने का कारण यह है कि आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो आने वाले समय में जो वीट की डिमांड है वो पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी कारण आप देखेंगे कि ये एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। उसके अलावा अगर इकोनॉमी में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो इंक्रीज करेगी और यही एक कारण बन सकता है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो यही कुछ कारण है, बट यहां पे आपको याद ये रखना है कि यूपीएससी हो सकता है इन 4 के परे भी कोई आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एग्जांपल दे दे। तो आपको ये याद रखना है कि वहां पे आपकी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए और उसके लिए या तो लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए या आपकी जेब में पैसा बढ़ना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। बात की जाए, यहां पर 3 तरह के मेथड हैं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पे आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, वो सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, जिससे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इन्फ्लेशन को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं रेपो रेट इंक्रीज कर देता हूं तो आप देखेंगे जो बैंकों की ब्याज दर है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाएगी। अब अगर बैंकों की ब्याज दर बढ़ जाएगी तो इसके कारण लोग कम लोन लेंगे। आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट इससे कम हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में
मनी की सप्लाई पहले के मुकाबले कम है। उसके अलावा अगर मैं कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देता हूं तो यहां पे भी मैं मार्केट से मनी को रिमूव कर रहा हूं और इसके थ्रू मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं इन्फ्लेशन को। अगर मान लीजिए मैं कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देता हूं तो आपको यह ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। आइए अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। देखिए, बात की जाए फिस्कल पॉलिसी की तो इसमें आप टैक्सेस को भी इंक्लूड करते हैं। अब अगर गवर्नमेंट जीएसटी इंक्रीज कर दे किसी प्रोडक्ट पे तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इससे हम इन्फ्लेशन पे काबू पा पाएंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। अब बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर या अदर मेजर्स की, यहां पे आपको समझना होगा एक कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है कि किस तरह की उस प्रोडक्ट की डिमांड है और किस तरह की उस चीज की सप्लाई। अब मान लीजिए अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस उसकी सप्लाई के कारण बढ़ रहा है तो उसको सही करने के लिए हमें लेने होंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। आपने शायद सुना हो टॉप स्कीम के बारे में, जहां पे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि टमाटो, अनियन और पोटैटो के प्राइसेस को हम रीजनेबल रेट पे मेंटेन कर सकें और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसों को रिजर्व कर रखा है जिससे हम इंश्योर कर सकें कि टमाटो, पोटैटो और अनियन की सप्लाई थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रह सके। तो ये तो बात हुई कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इन्फ्लेशन। आइए अब समझते हैं कि इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हो सकता है इन्फ्लेशन का। अब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मॉडरेट या माइल्ड इन्फ्लेशन रहेगा तो इससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, अमूमन ये एक इनवर्स रिलेशन है एज पर फिलिप्स कर्व, जहां पे अगर आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता है, वेयर एज अगर आपका इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन करता है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा। अब इसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए अगर आपको सस्ते दामों पे सभी चीजें मिल रही हों तो आप जनरली उन नौकरियों को करना प्रेफर नहीं करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड की ना हो। बट मान लीजिए अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेज है तो लोग कोई भी काम करना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें अपने घर के खर्चे उठाने हैं। हम ये देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन, लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ये कर्व फेल हो जाता है। अब ऐसा कहने के पीछे रीजन ये है, किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अब लोग उस प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे। अब क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट को कम खरीद रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जो सेल है वो डिक्रीज होगी। अब क्योंकि उसकी सेल डिक्रीज होगी तो इस वजह से जो मैन्युफैक्चर है अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे इन प्राइसेस को ये दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक, अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करके, जो कि इनके हाथ में नहीं है क्योंकि पहले से ही रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़कर आ रहा है। अब दूसरा ये है कि ये अपने जो वेजेस या अदर एक्सपेंसेस हैं इन्हें कम कर सके और इसके लिए कंपनी कोशिश ये करेगी कि ये कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दे। तो इस केस में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कहीं ना कहीं फिर से इंक्रीज करने लगता है अगर आपकी इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो। अब ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जहां पे ना केवल आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुकी है बल्कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ चुका है और आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी ढीली पड़ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कह देते हैं स्टैग। ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन, तभी इसको नाम दिया गया है स्टैगफ्लेशन। आइए अब बात करते हैं कि हम इन्फ्लेशन को किन लेवल्स पे मेजर कर सकते हैं। पहला लेवल है प्रोड्यूसर लेवल। यहां पे हम किसी भी प्रोडक्ट की इन्फ्लेशन को फैक्ट्री के डोर स्टेप पे जाके मेजर करते हैं। यहां पे किसी भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता और इसी वजह से यह आपको इकोनॉमी की एक क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता। ऑल्दो विश्व में कई कंट्री हैं जो प्रोड्यूसर लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करती हैं, लेकिन इंडिया में
हम किसी भी तरह के इंडेक्स से इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी। दूसरे मेथड में हम होलसेलर लेवल पे जाकर इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड था 2014 से पहले। इस मेथड में कुछ इनहेरेंट लूप होल थे, जैसे कि ये इंक्लूड नहीं करता था सर्विस सेक्टर को, और उसके अलावा ये जो वेरियस बॉटलनेक हैं आपकी इकोनॉमी के, चाहे होलसेलर प्रोड्यूसर लेवल पे हो या होलसेलर रिटेलर लेवल पे हो, ये इनको दर्शाता नहीं था, जिसकी वजह से ये एक क्लियर पिक्चर नहीं दे सकता था इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की। और इसी वजह से 2014 में जो उस टाइम के आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर श्री रघुराम राजन, उन्होंने इस मेथड को यूज करने से मना कर दिया और आगे चलकर हम इस मेथड की जगह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करने लगे। आइए अब बात करते हैं रिटेल लेवल पे हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं। यहां पे जो आपको शॉप पे प्राइस मिलता है किसी भी कमोडिटी का, मतलब यहां पे ये जो आपको आलू के प्राइस मिल रहे हैं या मिर्च के प्राइस मिल रहे हैं, हम इसे कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को जानने के लिए। और ये आपको क्लियर पिक्चर देती है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की। और यही कारण है आरबीआई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक करता है और इसके लिए इंडेक्स यूज किया जाता है सीपीआई। यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आरबीआई के पास मैंडेट है कि इन्हें इन्फ्लेशन लेवल को 4% के आसपास मेंटेन करना है, जहां पे इनके पास गुंजाइश है ±2% की। मतलब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 2% से नीचे भी नहीं जानी चाहिए और 6% से ऊपर भी नहीं जानी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो आपकी इन्फ्लेशन से रिलेटेड हैं। पहली है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि जो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो पहले की तुलना अब कम हो गए हैं। मान लीजिए पहले 100 रुपए में आपको 5 किलो गेहूं मिलते थे, लेकिन अब आपको 100 रुपए में 10 किलो गेहूं मिल रहा है, तो इसे कहा जाएगा डिफ्लेशन। अब बात करते हैं कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो यहां पे मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहले की तुलना कम हो जाता है तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट चल रहा था 5% का, अब यह घटकर 3% का हो गया है, तो यहां पे इस घटाव को हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। वेयरएज अगर प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ कमी आई है तो इसे कहते हैं हम डिफ्लेशन। अब यहां पे आपके लिए कुछ काम है। आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि WPI और CPI में क्या फर्क है और इन्हें कौन सी एजेंसी कैलकुलेट करती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।